एक बार की बात है, शांतिनगर नाम के एक छोटे से शहर में दयानंद चेतावनी जी अपनी समोसे और कचौरी की छोटी सी दुकान चलाते थे। परंतु दयानंद एक आलसी किस्म के व्यक्ति थे। ज्यादातर वो अपनी दुकान नौकर के भरोसे छोड़ दिया करते। उनसे ज्यादा मेहनत ना होती। भोजन करके आराम करना यही उनका नित्य कर्म बन चुका था। उनकी इस आदत से पत्नी प्रमीला भी बहुत परेशान थी। जब प्रमीला उनसे किसी चीज की मांग करती तो वो अपना कुछ तर्क वितर्क लगा के उसे टाल दिया करते। बहुत दिनों से प्रमीला की एक इच्छा थी, दयानंद उसे एक सुंदर सा सोने का हार बनवा के दे। लेकिन दयानंद ये ना कहते कि उनके पास पैसे नहीं है। पत्नी के सामने उनका प्रभाव जो कम हो जाता, और वो ये तर्क देते हैं। देखो प्रमीला, मुझे तुम्हें हार दिलाने में कोई परेशानी नहीं, परंतु तुम ही सोचो वो लेने से क्या फायदा। सब मिलावट का जमाना है। आजकल अच्छा सोना कहाँ मिलता है, और घड़ाई मड़ाई के पैसे अलग। और वैसे भी घर में सोना रखना यानी लुटेरों को दावत देना है। थोड़ी देर की साज सज्जा के लिए किसी प्रकार का संकट क्यों मोल लेना। इस तरह दयानंद प्रमीला को बहला फुसला लेते हैं और अपनी युक्ति में कामयाब हो जाते। बेचारी प्रमीला उनके ये तर्क कभी समझ नहीं पाती और चुपचाप रह जाती है। एक दिन जब दयानंद अपनी दुकान से वापस आए तो देखा कि प्रमीला के गले में एक चमचमाती सोने की चैन पहनी हुई है। प्रमीला के गले में वह बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। उस पर दयानंद प्रमीला से पूछते हैं, प्रमीला, ये सोने की चैन कहाँ से ले आई? जी हमारे पड़ोस में मिसेस दुबे रहती है ना, उनकी है। मुझे बहुत पसंद आई तो दे दिया कुछ दिन तक पहनने के लिए। वैसे उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, और हाँ, मन की बहुत अच्छी है वो। प्रमीला, ऐसे ही किसी से इतनी महंगी वस्तुएं मांगकर नहीं लाते। लोग क्या कहेंगे? ऊपर से जोखिम वो अलग। देखिए जी, सभी महिलाएं पहनती है, मेरा भी मन करता है मैं ऐसा करूं, पर आप तो मुझे लेकर देंगे नहीं, तो फिर मैं क्या करती। प्रमीला की ये बातें सुनकर दयानंद के आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन जब दयानंद दोपहर को अपनी दुकान से वापस आते हैं तो देखते हैं कि प्रमीला अपने सर पे हाथ धरे रोनी सुनत करके घर के कोने में बैठी हुई है। क्या हुआ प्रमीला, ऐसी रोनी सूरत लेकर क्यों बैठी हो? क्या कहूँ जी, आज सुबह मैं सब्जी और कुछ घर का सामान लाने बाजार गई थी। लौटते वक्त सुनसान गली देखकर दो चोर मेरी सोने की चैन छीनकर भाग गए। प्रमीला, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, और चैन पहनकर बाजार में जाने की जरूरत क्या थी? घर पर ही रख कर जाती। पर तुम्हें तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ था चैन पहनने का। अब अपने किए का फल तुम खुद ही भुगतो। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब ये सोचो, उनसे क्या कहोगी? उनकी चैन वापस कैसे करोगी? कह दूंगी चोर छीनकर ले गए, और वो क्या मेरी जान ले लेगी? अब क्या उसके लिए मैं किसी और के यहाँ डाका डालूं? देखो प्रमीला, उनकी चीज तुम्हारे वजह से गई है। तुम्हारे साथ क्या हुआ इससे उन्हें क्या? अब उनका नुकसान तो हमें भर के देना ही होगा। अब इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? पूरे 10 तोले की चैन थी। अब कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। हे भगवान, ये कैसी विकट परिस्थिति आन पड़ी है। मेरी थोड़ी सी खुशी को भी किसी की नजर लग गई। मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुभ गई खेत। अब ये रोना धोना बंद करो और चुप हो जाओ, और मिसेस दुबे से कह देना कि चिंता ना करे, उनकी चीज सही सलामत वापस मिल जाएंगी। हम पर भरोसा रखे। अब दयानंद बड़ी सोच में पड़ गए कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। जल्द से जल्द इतना पैसा कैसे जुटाया जाए।
दयानंद अब जल्दी ही सुबह उठ जाते और अपनी दुकान संभालते और देर रात तक अपनी दुकान चलाते। अब उन्होंने आलस को त्याग दिया था। पहले वो सिर्फ समोसा और कचौरी ही बनाया करते, पर अब उन्होंने मिठाई, फरसान, जलेबी ऐसे अन्य पदार्थ भी दुकान में शामिल कर लिए, जिसे उनकी ग्राहकी और भी बढ़ गई। वह दिन रात की दौड़ धूप का असर उनके शरीर पर साफ झलक रहा था। ये देखकर प्रमिला को खुद पर बड़ा क्रोध आता और सोचती बिन वजह उसने मुसीबत मोल ली। ऐसे ही देखते देखते 3 महीने गुजर गए और एक दिन दयानंद रात को अपनी दुकान बंद करके घर आए और एक गोल डिबिया निकालकर प्रमिला के सामने रख दी और कहने लगे, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। प्रमिला ने डिबिया खोली तो उसमें से चमचमाती सोने की चैन थी। उसकी चमक और बनावट देखते ही बनती थी। वो देखकर प्रमिला खुशी से फूले नहीं समा रही थी और तभी प्रमिला अपनी प्यार भरी नजरों से दयानंद की ओर देखकर कहती है, क्यों जी, ये तुम अपने खुशी से दे रहे हो या मन में कोई नाराजगी है? हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो भरकर तो देना ही पड़ेगा। अब नाराज होकर दूं या खुश होकर क्या फर्क पड़ता है? अब सुनो जी, आपने इतनी सुंदर चैन बनवाई है, इसे तो मैं आपकी निशानी समझ के ही रखूंगी। तो क्या मिसेस दुबे को देने के लिए मुझे फिर से नई सोने की चैन बनवानी पड़ेगी? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल वो चैन कोई चोरी वोरी नहीं गई थी, वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच। वरना ऐसे तो आप मुझे इस प्रकार का कोई उपहार देने से रहे। तो तुम मुझसे अटखेली कर रही थी। पता है, इसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे मेरे आराम की जिंदगी का त्याग करना पड़ा। पर सच कहूं तो अच्छा ही हुआ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी आलसी प्रवृत्ति से बाहर निकल पाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। दिनेश एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। हालांकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बड़े नाजों से पाला था। उसके पिता की एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। वहाँ के 14 घंटे बहुत मेहनत करते और अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाने की कोशिश करते। हालांकि दिनेश के पिता अपने परिवार को एक सुखमय जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पाते थे। दिनेश ने जब अपना स्कूल पास किया तब उसे 60% मिले थे, परंतु उसकी इच्छा एक इंजीनियर बनने की थी। परसेंटेज बहुत अधिक न होने की वजह से अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं चुन सकता था जिसमें वो पढ़ना चाहता था। पर उसकी जगह दिनेश ने एक बैचलर डिग्री कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और एक कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली। दिनेश के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया था और उधर उसके पिता निरंतर अपनी साइकिल की दुकान पे काम किया करते ताकि उन्हें दिनेश के ऊपर किसी चीज के लिए निर्भर ना रहना पड़े। दिनेश की नौकरी पक्की होने के बाद दिनेश के माता पिता चाहते हैं कि वो अब शादी कर ले। जल्द ही उसकी शादी उसी ही शहर की एक लड़की से हो जाती है। शादी के बाद दिनेश का प्रमोशन भी हो जाता है। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। समय के साथ साथ दिनेश की आमदनी भी बढ़ जाती है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है और आलीशान तरीके से रहने लगता है। उसने एक नया घर, एक नई कार खरीद ली। उनमें से कई चीजें अनावश्यक थी। कंपनी की ओर से दिनेश को कार मिली थी, फिर भी उसने एक नई कार ली। इसी बीच दिनेश के घर में एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ।
अपने 6-7 वर्षों के असाधारण जीवन काल में दिनेश ने ना तो घरेलू खर्चों का प्रबंधन कर पा रहा था और ना ही बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरी चीजों के लिए भुगतान कर पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि दिनेश के पिता अचानक बीमार पड़ गए। परिणाम स्वरूप वो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे अपना काम जारी ना रख सके। बेटा दिनेश, बीमारी के वजह से मैं काम पर नहीं जा सकता हूँ। घर के हालात बहुत खराब है। क्या तुम मुझे इलाज और घर के अन्य खर्च के लिए कुछ पैसों की मदद कर सकते हो? दिनेश, जो पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है, झुंझलाकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, एक तो मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है और आप मुझे पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। और हाँ, मुझे जरा एक बात बताओ, आपने कभी मेरा दाखिला बड़े स्कूल में नहीं कराया, कभी मुझे महंगे कपड़े नहीं दिलाए, ना कभी मेरा पसंदीदा खाना खिलाया। मैं कभी भी अलग अलग प्रकार के खाने का स्वाद नहीं ले पाया। जब मेरे मार्क्स कम आए तो आपके पास मुझे प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। ये सब से निपटने के लिए मुझे कई साल लग गए और आज मैं फिर से आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, तो आप मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर बोझ बन रहे हैं। कृपया आप मुझसे किसी मदद की उम्मीद ना करें और मेरे पास दोबारा ना आए। बेटे के ऐसे वचन सुनकर माता पिता का मन तरतर हो गया। कुछ दिनों बाद दिनेश अपने ऑफिस से किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। अपना काम खत्म करके उसने सोचा कि थोड़ा सैर सपाटा कर लिया जाए। तभी उसकी नजर एक 13 से 14 साल के बच्चे पर पड़ती है। बाबूजी, बाबूजी, मेरे पास से कुछ खरीद लीजिए ना, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बेटा, तुम्हारी उम्र तो अभी पढ़ने की है, तो फिर तुम वो छोड़कर ये खिलौने क्यों बेच रहे हो? बाबूजी, 1 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी के साथ एक दुर्घटना हो गई थी और उसमें उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। अब वो काम नहीं कर सकते। मेरी माँ कुछ घरों में नौकरानी का काम करती है। ये खिलौने बेचकर मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। सुबह को मैं स्कूल जाता हूँ और शाम को खिलौने बेचता हूँ और रात में पढ़ाई करता हूँ। दिनेश उस बच्चे से कुछ खिलौने खरीद लेता है। उस बच्चे ने जो भी कहा उस बारे में दिनेश सोचने लगता है और महसूस करता है कि उसने अपने माता पिता के साथ किस प्रकार गलत व्यवहार किया। वो एक छोटा सा बच्चा दिनेश को जिंदगी का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा गया था। इतनी छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता की मदद कर रहा है और मैं अपने माता पिता के कठिन समय में उनकी मदद करने की बजाय उनकी अपेक्षा कर रहा हूँ। उनसे जो भी बन पाता वो सब उन्होंने मेरे लिए किया। दिनेश को अपने गलती का एहसास होता है। तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचकर अपने किए की माफी मांगता है और आगे हमेशा अपने साथ खुश रखता है और उनकी सेवा करता है। सम्मान प्यार की नींव है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें जब हम बड़े और परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।